हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं विलेयन की सांद्रताएं, और विलेयन की सांद्रता में हमने पढ़ा चुके हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। टोटल 9 प्रकार के हमने लिखाया था। 9 प्रकार में पहला नंबर था ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, जिसको याद करने का फॉर्मेट हमने बताया था। गबरुआ कहाँ रहता है? विलेय। W क्या है? विलेय की मात्रा, अजय छात्र भैया। और V क्या? विलेय का आयतन, वो भी लीटर में, और जो मात्रा वो किस में होनी चाहिए? ग्राम में। तो इस पर संबंधित हमने 2-3 सवाल हमने हल किया था, और उससे ज्यादा कुछ कठिन सवाल इस पर नहीं आता न्यूमेरिकल से। जितने भी कठिन थे उतने हमने बता समझा चुके हैं। अगर कोई समस्या हो तो पूछो, बताएं, वरना आगे चला जाए। कोई समस्या है? गुणा भाग सीख के आया, नहीं सीख के आया? आज सीख लिया हो ना घर पे जाकर। चलो आज थोड़ा सा बढ़ेगा मामला, क्वेश्चन है अर्ली एडिंग पॉइंट पर सेकेंड। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता क्या है, किसे कहते हैं भैया? चलो जानते हैं। इसकी भी परिभाषा तुम लोग बना सकते हो, फार्मूला याद हो तो। देखो फार्मूला बनाते हैं, और फार्मूला से पूरी की पूरी परिभाषा याद रखनी पड़ेगी हम लोगों को। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय विलेय का देखो विलेय का आयतन तो निश्चित है जी, वो भी किसमें रहेगा? लीटर में, ये कंफर्म है, लीटर में, ये तय है। अब बात आएगी ऊपर बदलता रहेगा हर एक में। हम लोगों ने ग्राम प्रति लीटर का पढ़ा था, तो ग्राम प्रति लीटर बराबर क्या था? विलेय का आयतन लीटर में, और ऊपर होता था विलेय का मात्रा, या विलेय की मात्रा, वो भी ग्राम में थी। अब आए नॉर्मलता, तो नॉर्मलता में क्या होगा सर जी? विलेय का ग्राम तुल्यांक बोला जाएगा, या तुल्यांक बोलेंगे। विलेय का ग्राम तुल्यांक या तुल्यांकी भार कह सकते हैं, सीधा सीधा तुल्यांकी भार, सॉरी, ग्राम तुल्यांक या तुल्यांकों की संख्या। विलेय के तुल्यांकों की संख्या बदलेगा ही नहीं सब, इतना बस इतना बदलता जाएगा, नीचे वाला सेम टू सेम फंडा रहेगा। सर तुल्यांक वर्ड क्या है? तुल्यांक भी आएगा, नीचे समझा ना तुल्यांक का मतलब क्या है। नीचे का सारा कुछ वही रहेगा, बदलेगा ऊपर वाला। यहाँ पे ग्राम में मात्रा कर दिए, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होगी। तुल्यांकों की संख्या कह दिए, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्मलता। अब परिभाषा जरा बताना, प्रति लीटर है ना, प्रति लीटर लिखा गया, तो परिभाषित कैसे करेंगे? कहेंगे किसी विलेयन के 1 लीटर, प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर, किसी विलेयन के 1 लीटर में विलीन मतलब भुला हुआ, विलेय के तुल्यांकों की कुल संख्या, विलेय के तुल्यांकों की कुल संख्या उस विलेयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। अगर फॉर्मूला बना लिए तो परिभाषा कुछ कठिन नहीं है, सिंपल सी बात है कि किसी विलेयन के 1 लीटर में प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की कुल संख्या, विलेय के तुल्यांकों की, ग्राम तुल्यांक भी कहते हैं कुछ लोग, बस तुल्यांक हम लोग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तुल्यांकों की कुल संख्या उस विलेयन की क्या कहलाती है बच्चा? नॉर्मलता कहलाती है। तो सर जी तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है बच्चा कुछ नहीं, या ग्राम तुल्यांक भी कहते हैं, लिख देगा यहीं पर। तुल्यांकों की संख्या, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ग्राम तुल्यांक भी कहा जाता है। बराबर क्या होता है? तो नाम से स्पष्ट, ग्राम बटे के तुल्यांक। तो ग्राम मतलब हो गया विलेय का भार, और बटे के विलेय का तुल्यांक की भार। तो इसको हिंदी में पहले लिख देते हैं, कहेंगे विलेय का भार बटे के विलेय का तुल्यांकी भार, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, सॉरी तुल्यांकी भार निकालेंगे हम लोग यहां पर, ठीक है ना, इक्विवेलेंट। अब तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या दिख रहा है? तुल्यांकों की संख्या विलेय का, इसको हम लाकर इसमें रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? यह मान
हम इस वाले समीकरण में रखेंगे तो क्या बनेगा जरा बताना। नॉर्मलता बराबर क्या आएगा, कहेंगे सर जी हो जाएगा विलेय का भार और बटे के विलेय का तुल्यांकी भार। ये तो एक ही है ना ऊपर वाले के लिए, ये दोनों ये जो मान आया अनुपात ये किसका आया, विलेय के तुल्यांकों की संख्या ही है, या विलेय का ग्राम तुल्यांक आ गया और बटे के क्या कर सकते हैं भैया, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन वो भी किस में रहेगा लगभग लीटर में, विलयन का आयतन लीटर। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के माध्यम से, नॉर्मलता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, भार को किससे दर्शाएंगे, छोटा डब्ल्यू से यानी स्मॉल डब्ल्यू, तुल्यांकी भार को ई से दर्शाया जाता है, इसमें स्मॉल ई नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तुल्यांकी भार हमेशा और हमेशा सदैव चाहे विलेय का हो चाहे विलाय का, वो कैपिटल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है तुल्यांकी भार को। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर बल्ला ई से, और ई बटे के कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल, विलयन का आयतन भी इन लीटर में इक्वल टू एन। ये आ गया फार्मूला जी। याद करने के तरीके बताते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। कल आया था S इज इक्वल टू डबलुआ कहां रहता था, विलेज में। कोई पूछेगा डबलुआ कहां रहता, तुम कहोगे विलेज। भैया विलेज तो बहुत सारा है ना आसपास, सैंडी है, कुसमी है, धरामा है, बहुत कुछ है विलेज, फतुल्लापुर है। तो क्या पूछोगे, किस विलेज में रहता है, पूछोगे ना कि डबलुआ किस विलेज में रहता है, तो कहा जाएगा जो छोटका डबलुआ इसी विलेज में रहता है, छोटका डबलुआ इसी विलेज में रहता है, जहां पर तुम खड़े उसी विलेज में रहता है डबलुआ, और कोई दूसरे विलेज में नहीं रहता, छोटका डबलुआ इसी विलेज में रहता है। मामला क्लियर हुआ, अब समझ में आया मामला, अब ये ना समझ में आया। चलो परिभाषा और ये सारी कुछ चीजें समझ में आई, फार्मूला, फिर परिभाषा सुनाते हैं और फार्मूला देख लो। फिर कहा गया किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय की ग्राम तुल्यांकों की कुल संख्या या तुल्यांकों की कुल संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं दल्ला, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है तुल्यांक प्रति लीटर होता है, तुल्यांक प्रति लीटर। ये हो गया, इतने को हम तुल्यांक बोलेंगे और प्रति में क्या बोल दिया जाएगा, लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर इसका मात्रक हो गया। कोई दिक्कत, परिभाषा लिखा जाए, लिखो। देखो किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय की, किसी विलयन के 1 लीटर विलीन विलेय के ग्राम तुल्यांकों की कुल संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की कुल संख्या, देखिए देते हैं थोड़ा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की कुल संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। उस विलयन की क्या कहलाती है लल्ला, नॉर्मलता कहलाती। अब कहोगे कि ग्राम तुल्यांक क्यों कहा जा रहा है, तो ये रहा भैया भार ग्राम और बटे के क्या रहा है तुल्यांक, तो इसको ग्राम तुल्यांक कहा दिया गया, ठीक है ना। चलो फार्मूला पर उतारो, फिर बताते हैं कैसे क्या हल होगा इसका। अरे सॉरी, अभी तो परिभाषा हुआ ना, ग्राम तुल्यांकों की कुल संख्या नॉर्मलता कहलाती है, लिख लिए। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, कहां तक हम बोले, थोड़ा सा नॉर्मलता कहलाती है, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर होता है, तथा इसका मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर होता है। अब बड़ी बात इसमें यह आती है कि सर भार दे सकता है, भार दे सकता है, आयतन दे सकता है, लेकिन तुल्यांकी भार कभी नहीं देता। क्वेश्चन है, हमें तुल्यांकी भार निकालना पड़ता है। अब तुल्यांकी भार कैसे, किस तरीके से निकालेंगे उसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं।
ये 11 के पहले लेसन में पढ़ाया बताया जाता है अणु भार तुल्यांकी भार की गणना कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार की गणना के लिए हम कुछ संक्षिप्त में बता देते हैं कि कैसे तुल्यांकी भार हम निकालेंगे। हर एक क्वेश्चन में W दे देगा, V दे देगा, लेकिन E तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। E कभी नहीं देगा। तो E कैसे निकालेंगे, उसी E को निकालने के लिए कुछ नोट लिखते हैं हम लोग। देखो यह जो E है अलग अलग तरीके से निकलता है। तुल्यांकी भार कहते हैं E को, कैपिटल E को, और तुल्यांकी भार बराबर एक फार्मूला होता है NOTE, नोटी की नोट। देखो क्या कहता भैया, तुल्यांकी भार बराबर यानी कि E इक्वल टू सर जी अणुभार और बटा के क्या होता है मोल। डोंट बतियाने, अणुभार बटा के मोल। तो अणुभार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं लल्ला, स्मॉल m से, और मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। तो यानी कि E इक्वल टू क्या होता है m बटा के n। तो जिस भी पदार्थ का या तत्व का, जिस भी पदार्थ या तत्व का तुम्हें तुल्यांकी भार निकालना होगा, उस पदार्थ का तुम्हें क्या पता होना चाहिए, अणुभार निकालने आना चाहिए, और उस पदार्थ का क्या निकालने आना चाहिए, मोल निकालने आना चाहिए। अणुभार निकालना बिल्कुल आसान है, सबको पता है कि अगर जैसा बात करें HCl का अणुभार, तो पदार्थों के परमाणु भार के योग को क्या कर देते हैं, अणुभार के देते हैं। तो हम जोड़ देंगे हाइड्रोजन का 1 और प्लस क्लोरीन का 35.5 और जोड़ कर कितना आ जाएगा 36.5। ये तो ये m आ गया, लेकिन n कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तुम्हें यौगिक दिया होगा, तत्व दिया होगा, क्योंकि किसी न किसी पदार्थ को घोलेगा ना विलयन बनाने के लिए, और जिस पदार्थ को घोलेगा उस पदार्थ के फार्मूले की सहायता से हम अणुभार निकालेंगे। लेकिन बचा क्या निकालना, n अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से निर्भर करता है। उसके लिए क्या है चलो समझो। अम्ल में n अलग तरीके से निकाला जाता है। क्षार में अलग तरीके से निकालते हैं, अम्ल क्षार को लेकर चलते हैं, क्या क्षार में अलग तरीके से निकालते हैं n की वैल्यू, लवण में अलग तरीके से निकालते हैं। तत्व है तो अलग तरीके से निकाला जाएगा, और यदि आयन दिया गया है, आयन फॉर्म में है, तो अलग प्रकार से निकालेंगे। सभी में n अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है मोल। किसके लिए हम ये बात कर रहे हैं, मोल n की वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं। तो अम्ल की पहचान क्या है, H है ना। 10वीं क्लास से 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जिस भी पदार्थ के प्रारंभ में H लगा होगा, कहां पर लल्ला, प्रारंभ में H लगा होगा, वो कुछ नहीं आग बन के कर सकते, क्या हुआ, क्या है, अम्ल। अम्ल की पहचान क्या लल्ला, H। जैसे कहोगे कि HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4। एक कार्बनिक अम्ल है जिसमें H पीछे लगा होता है, यह कार्बनिक अम्ल है। एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का H आगे नहीं बल्कि क्या होता है, पीछे लगा होता है। COOH का यह H होता है, ठीक है ना। तो इन अम्लों में हम मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, अणुभार तो निकाल लेंगे। अगर तुमसे बोले कि HNO3 का अणुभार बताइए, तो कहोगे कि सर जी H का परमाणु भार कितना होता है 1, और N का परमाणु भार कितना होता है 14, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 गुणित 3। अभी अणुभार भी सिखाना पड़ेगा, हमें लग रहा है कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग भूल चुके होंगे, तो अणुभार भी सिखा देते, कोई दिक्कत नहीं। ये जोड़ेंगे अणुभार आ जाएगा, लेकिन अणुभार के बाद हमें मोल तो चाहिए, क्योंकि m बटा के क्या करना है जी, n करना। तो मोल कैसे पता चलेगा, तो अम्ल में जो मोल होता है ना, मोल n का मान यह बराबर होता है H की संख्या के। किसकी संख्या के बराबर होता है, H की संख्या के बराबर होता लगना। तो जरा बता दो यहां पर भैया n का मान इसके लिए कितना होगा, इसके लिए n का मान कितना होगा, 1 होगा कि 2 होगा, 2। इसमें n का मान कितना होगा 3,
मार देंगे गधा में n की वैल्यू कितनी 3 और इसमें n की वैल्यू 4। कौन बोला है 3 4 चट्टान पहले ही खत्म। लिखते समय बोला है कि COOH का H एसिड है, यह एसिड में यह कहां से H प्लस देगा, H प्लस तो ही देगा ना, तो इसलिए n की वैल्यू कितनी है a। क्लियर बात समझ आ गई। तो अम्ल में H की संख्या उसका क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। अब इसमें बताओ किस अम्ल का हम निकालें अनुभाग, जमुना का निकाल दीजिए कि जमुना का होता भैया। चलो H3PO4 का निकालते हैं, H3PO4 का पहले अनुभाग निकालते हैं। अच्छा जमुना का हम क्या होता है, ये बात सही है। M इज इक्वल टू परमाणु भारों के योग, हाइड्रोजन का परमाणु भार लल्ला कितना 1। चलो समझते सीखते चलते हैं भैया, नीचे करते हैं थोड़ा सा। M परमाणु भार तुम्हें 30 तक याद होने चाहिए। पहले ही जिस दिन हमने इंट्रो दिया था इस लेसन का, उस दिन भी हमने अनुभाग परमाणु भार तुल्यांक के बारे में बताया था। कैसे याद करोगे, कॉपी के पीछे सबके दिया होगा, तो सस्ता वाली कॉपी खरीदे होगे तो नहीं दिया होगा, ठीक है ना। आवर्त सारणी दी गई है, आवर्त सारणी में परमाणु भार दिया गया है और उन तत्वों के परमाणु भार सुनो दशमलव में दिए गए हैं। आवर्त सारणी में परमाणु भार सभी दशमलव में दिए गए हैं। दशमलव के बाद का मान अजय, दशमलव के बाद का मान यदि 50 या 50 से कम है, दशमलव के बाद का मान यदि 50 या 50 से कम है तो हम वही संख्या रहने देते हैं, मान लेते हैं कि 2 है। ठीक है, अगर दशमलव के बाद का मान 50 से क्या है अधिक है तो हम इसको आगे आने वाली संख्या मान लेते हैं। कितना मान लिया जाता है 3। तो उस आधार पर हाइड्रोजन का अणुभार जरा उस आवर्त सारणी में देखो कितना दिखा रहा है 1.009, 1.009। तो बताओ 8 के बाद 9 है कि नहीं है, तो 9 है तो इसको हम इकट्ठा एक बार लिख दे लो, 8 9 लिख दे पूरा परमाणु। अब बताओ ये 50 से कम है कि ज्यादा है, 50 तो यहां तक ना लिखेंगे, यहां लिखोगे 50, मतलब 50 से कम है तो इसका मतलब सभी H का अणुभार कितना होगा 1, परमाणु भार 1, और जितनी संख्या उतने से क्या करते हैं परमाणु भार रखने के बाद जितनी संख्या दी गई होती है उस संख्या से क्या कर दिया जाता है गुणा कर दिया जाता है। और अगला तत्व तो स्टार्ट होते ही प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फास्फोरस का जरा देखो 30.97 दिया है परमाणु भार आवर्त सारणी में, लेकिन ये 50 से कम है कि ज्यादा है, इसलिए हम कितना मानेंगे इसका 31। अब एक बात बताना कितनी संख्या दिख रही है लल्ला 1, तो 1 से गुणा करेंगे क्या नहीं करने की जरूरत है। अगला तब तो स्टार्ट करेंगे प्लस। ऑक्सीजन का देखो 15.9 है ये, अरे 9 सबसे आगे 3 को से का मतलब है संख्या से 9 दिया, यानी अगली वाली संख्या मान लेंगे क्या कर देंगे 16 गुणते 4, तो m इज इक्वल टू 3 एकम 3 31 16 चौका बड़ा याद करके आए लग रहा है 64, तो m इज इक्वल टू 4 3 7 7 1 8 6 3 9 98 98। तो n इज इक्वल टू कितना होगा, n इज इक्वल टू कितना होगा जी 3 कैसे, चलो बताओ कैसे n सुन लिए 3 तो 3, आंख बंद करके केवल खड़ा हो जाओ। अरे खड़ा कहां सोच रहे हो इधर, 3 बोल दिए तो सोच क्या है बताओ कैसे, क्या मामला है, इसीलिए गाड़ी नहीं भरा जाता, सोच के बोला जाता हाँ अन्ना तो अन्ना। लेड़ा खड़ा हो जा भैया, अरे खड़ा हो जा, हमारा नाम मस्त है। बता भैया n की वैल्यू कितनी होगी, हमें दो n की वैल्यू कितनी होगी,
वो हथियारे सब छुपे पड़े इसी में चुपचाप। कहाँ जा भैया? वो वहीं को देख रहे हैं। एम बटा के एन घटाएंगे तो ठीक है कटेगा, तो एन का मान कितना होगा? यही नहीं पता, बड़ी संदेह में फंस गया ये तो। थोड़ा बच्चा पीछे बीच में कौन छुपी हुई है? छुप रही है। एन का मान कितना होगा? कैसे? हाइड्रोजन की कुछ बताए हैं पहले, कुछ 5 मिनट पहले। अच्छा सही से बता रहे ईमानदारी से, कितने लोगों को नहीं पता था जो अभी बैठे हैं? नहीं पता था ना? देखो अभी तो बच्चे अभी भी इसमें हथियार हैं। बैठो चंडा, कैसे बेइज्जती खराब कराना है? अरे गधा, एन का मान निकालना होगा किसी भी तत्व में, किसी भी यौगिक में। हम अलग अलग सबका फंडा बता रहे हैं, तो पहला वाला चल रहा है ना। अम्ल के केस में एन की वैल्यू कौन बताता है? अभी हमने बताना कि अम्ल के केस में एन की वैल्यू एच की संख्या के बराबर। तो यह अम्ल है, पहचान में आ ही जा रहा पहले ही कि अम्ल है सर, यानी कि एच का मान 3 है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो तुल्यांक की भार E इज इक्वल टू m बटा के n, यानी कि कितना? 98 बटा के 3। तो कटा देंगे तो 3 किया 9, 3 गुना के 6, अब बचेगा 2, 20 36 18 6 यानी E इज इक्वल टू 32.66। मामला समझ में आया कुछ? अब आगे बढ़ते हैं। एसिड के केस में था, अब बेस के केस में जानते हैं। तो बेस में क्या होगा? जो मोल होगा या OH, क्षार की पहचान क्या लल्ला? OH। अम्ल की पहचान H है, शुरू में H, तो ऐसे क्षार की पहचान क्या है? OH। OH की संख्या के बराबर है। मामला समझ में आ गया भैया? तो OH की संख्या के बराबर है, यानी कि सर जी NaOH में 36 कहां बात हो रही है लल्ला? NaOH में n का मान कितना होगा? 1। CaOH के होल के ट्रायस में n की वैल्यू कितनी होगी? 2। और आगे बता देना KOH में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितने को 3 पता है? 1 होगी। चलो जिससे पूछेंगे इस बार वही बताएगा, अगर कोई दूसरा बताया तो मारेंगे। अट्टा से देखिए गधा लोग। किसको खड़ा करा? कौन है? जुन्नू तुम्हें ही खड़ा करा। कितना होगा इनका? 4 5 6 कितना? बताओ, हम सोचेंगे तो हम सोच लेंगे कितना होगा। अभी हम सोच रहे हैं, देख कोई हेल्प करेगा तो बड़ी मार मारेंगे। 5 हैं? कैसे? OH की संख्या 5 है, जैसा कि जुन्नू बता रहा है कि सभी OH की संख्या 5 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। थोड़ा इसका तुल्यांक की भार निकाल के देखते हैं। जगह तो कम बच रही है। यह पहला एग्जांपल हम लोगों का था। दूसरा एग्जांपल सब लिखना है ये सब। अभी तुमको बता रहे हैं सूत्र हो गया है। शांत रहो। का अणु भार निकालते हैं भैया। m इज इक्वल टू Ca का क्या चाहिए हमको भैया? परमाणु भार। Ca का परमाणु भार जरा गौर से देखकर बताओ कितना दिया है? 40.078। मतलब 50 से क्या दिया है? कम है, यानी सीधा सीधा क्या मानेंगे हम? 40। तो OH की संख्या 1 है सर जी, तो OH 1। अरे Ca की संख्या 1 है तो 1 ना रहने देंगे, 1 हो गया। अब आगे चलते हैं, कोष्टक है, कोष्टक लगा दिए। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, यानी कि बिना प्लस लगाए तो गुणा कर दो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तत्व स्टार्ट तुरंत प्लस। O का मान 16 और H का मान 1, कोष्टक मल्टीप्लाई बाय कितना है? 2। या 2 का मल्टीप्लाई दोनों में है, इसलिए कोष्टक लगाया गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 16 1 17 17 गुना के 34 और 40
74, m इज इक्वल टू 74, तो n इज इक्वल टू कितना होगा लल्ला बता दे, n का मान कितना होगा, n की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। कैसे बच्चा, जब भी लिखे यहाँ पे जब बोलते हैं कल लिखे हैं ऐसे n का मान 2 है, देखकर बैठ जाओ, n का मान 2, गुड। अब हमें e चाहिए लल्ला, तो e बराबर n बटा के कितना होता है n, तो 74 बटा के 2 तो कट जाएगा 3 गुना के 6 14 3 7 14, यानी e इज इक्वल टू कितना आ गया 37। निकालने कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही तुल्यांक की भार कभी देगा नहीं, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट करने की ये सारा तरीका तुम्हें पता होना चाहिए कि अम्ल में कैसे निकालते हैं, क्षार में कैसे निकालते हैं। अब लवण के केस में क्या होगा सुनो जी, लवण के केस में जो मोल होगा ना स्मॉल n, वह जो धन आवेश होगा उस पे आयनों की कुल संख्या होगी। बढ़िया लिखना पड़ेगा जी, पॉजिटिव लिख दें कि कुल संख्या, धनायन की कुल संख्या, ठीक है ना, या धनायन उल्टा थोड़ा सा होगा ना, धनायन पर आयन की कुल संख्या कही जाती है, लेकिन छोटा है कैसे लिख दें, ठीक है समझ लेना, मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हैं समझ जाओगे। सीधा सीधा मतलब है कि जो धन आयन है, जो पॉजिटिव है, उसके ऊपर जितने आयन लिखे गए उस आयन की टोटल नंबर। अब जैसे सर जी NaCl, क्या यह अम्ल है, अम्ल है, लवण की पहचान एकदम आसान है बच्चा, अम्ल होता तो शुरू में क्या होता सर जी H, नहीं है। क्या यह क्षार है, क्षार होता तो लास्ट में क्या होता OH, तो है यह क्या लवण। और लवण हमें इसमें n का मान अगर निकालना होगा तो जो धनावेश होगा, धनावेश सबको पता है सर, पहला वाला धन होता है, बाद वाला क्या होता है माइनस। ये जो प्लस है Na के ऊपर कितना प्लस हमेशा आ सकता है, तोड़ेंगे, Cl पे 1 माइनस, तो Na पर भी 1 नहीं प्लस ना आएगा, इस वजह से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि Na पर प्लस की संख्या कितनी 1, तो धनायन की कुल संख्या के बराबर हो जाएगी जी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगर बात आगे कह रहा है CaCO3 में n, क्या यह एसिड है, ना एसिड है ना बेस है, तो इसका मतलब सर जी साफ साफ ये लवण है। लवण है तो लवण में n की वैल्यू कौन बताएगा, पहला, और पहले वाले के ऊपर कितना धनावेश आएगा, तो सबको पता है कि CO3 पर हमेशा कितना होता है 2 माइनस, CO3 पे कितना माइनस होता है 2 माइनस, तो जितना माइनस है जी उतना तो प्लस बगली वाला पर देगा, तो इसका मतलब है कि Ca पर कितना प्लस आएगा 2 प्लस। ये डिसोसिएशन 11 में, इसलिए हम बार-बार अपघटन पढ़ा रहे थे जब हम लोग क्षार लवण में, तो बार-बार कहते लल्ला पढ़ो 11 में, 11 का सारा चीज 12 में धीरे धीरे इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पूरा विस्तार आपको घटन नहीं ना सिखाया जा सकता, सीख तुम आ चुके हो, हालांकि ये इतना विस्तार सिखा रहे हैं ताकि यह हमें परेशान न करो, तुम बीच में नॉर्मलता हमें पढ़ाने में, तो ये भी इतनी बताने वाली चीजें नहीं है, ऐसा मामला कट हो चुका, ठीक है ना, ऐसे बताने चाहिए, बस तुम परेशान करोगे नॉर्मलता में बार-बार तुल्यांक की बार कैसे कैसे हर एक अलग अलग निकालना है, इसलिए सिखाना पड़ रहा है कि अलग अलग तरीके से कैसे निकाला जाता है, जान लो, ये 11 का बेसिक पॉइंट है सब कुछ। तो Ca को जब तोड़ा जाता है तो Ca पर 2 प्लस और CO3 पे क्या कितना आ जाएगा 2 माइनस, यानी कि धनायन की संख्या कितनी लल्ला 2 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब जरा इसमें बताना एक बात हमको, NH4Cl में बताओ, तो सर जी Cl को हटाएंगे तो Cl पर हमेशा कितना माइनस होता है 1, तो NH4 पर कितना प्लस आएगा 1 प्लस, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 1 हो जाएगी। अब इसमें बताना भैया जरा हमको Al2SO4 का होल का थ्राइस, जब इसको तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा, सबको पता है कि Al प्लस SO4 टूटेगा, तो SO4 पर कितना माइनस होता है 2 माइनस, SO4 पर 2 माइनस होता है, क्या पर 2 प्लस होगा ना मुन्ना ना, ये 3 है तो आगे कितना लगाएंगे 3, 2 तिहाई 6, एल्यूमिनियम कितना है 2, तो आगे 2 लगाओगे तो ऊपर कितना रखोगे कि 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6, यानी एल्यूमिनियम की धनावेश की संख्या कितनी हो गई 3। ऐसे पता कर पा रहे हो तो कर लो, ऐसे कर पा रहे हो तो कर लो, अगर ऐसे नहीं करना जानते
तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो 2,8,3 तुल्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कर लो। सोडियम का कितना हो जाएगा भैया 2,8,1 जो वायुकोश में एक आएगा वही उसकी समझे था वही उसका क्या कहलाता है आयन धातु का कहलाता है। अगर हम बात कर लें कैल्शियम का तो Ca का 2,8,8,2 समझ में आ रहा है। तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चाहे डिसोसिएशन से इसीलिए तो यह नियम है। अरे वही तो हम बताएं क्यों है ये इसीलिए तो यह नियम अलग है। शॉर्ट सिंपल सा हर एक में काम नहीं आने वाला है। ये केवल उसमें मेटल जिसमें लगा रहेगा उसमें काम आएगा और हर एक लवण मेटल से नहीं मिलकर बना है। नहीं तो जब नहीं बदल के कर दिए होते कि वायुकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियम क्यों दिया गया कि धनायस की कुल संख्या के बराबर है बनाया जाना चाहिए। तो Al की धनायन कितना हो रहा भैया 3 तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। मामला समझ में कुछ आया ये दिमाग से बाहर निकल गया आ रहा है ना। चलो अब आते हैं तत्व में। इसमें आते हैं एग्जांपल में जैसे जैसे यौगिक हमको मिलेंगे क्वेश्चन उस हिसाब से जानेंगे समझेंगे। ये तो सिंपल तत्व में क्या होगा भैया तो जो मोल होगा एंड संयोजकता की क्या होगा संयोजकता के बराबर होगा। जैसे अगर तुमसे पूछे n में कितना होगा भैया तो n के वायुकोश में कितना होता है 1 तो वैलेंसी भी 1। अब जानते हो तुम सभी लोग 1 2 3 4 अगर वायुकोश में तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है त्यागता है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन देगा अब 5 6 7 8 5 6 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 8 करने के लिए वह और जितना इलेक्ट्रॉन लेगा 8 करने के लिए वह संख्या उसकी क्या कहलाती है वैलेंसी कहलाती है। इसका मतलब कलमिया तुम लोगों ने मिलकर इसको दिए था। अच्छा जवाब फिर दिया तो इसको बोलिए देखते जाओ। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी लल्ला 1 क्योंकि सोडियम के वायुकोश में कितना आता है 1। जरा बताना ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा n की वैल्यू 2 क्योंकि कितना होता है 2,6 तो ये इलेक्ट्रॉन 2 लेगा ना 8 करने में 6 त्यागेगा नहीं ये मतलब 6 हो जाएगा सर। तो 5 6 7 इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है लेता है और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैलेंसी वो कहलाएगी और 1 2 3 4 तो इलेक्ट्रॉन देगा तो वैलेंसी उतनी कहलाएगी। कुछ समझ में आ रहा है नहीं अरे नहीं समझता है ना समझाने देखो सोडियम का करेंगे 2,8 कितना आया 1 एल्युमिनियम का करेंगे 2,8 कितना आया 3। अगर यहीं पर बात करें फास्फोरस का तो 2,8,5 अगर यहीं पर अगर बात की जाए क्लोरीन का क्या है 2,8,7 और यहीं पर अगर हम कर दे इसका क्या नाम है जिंक का तो 2,8,8,18,2 हाँ अरे भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब 18 कहाँ से अगर कहाँ बताएंगे 11 बजे तुमसे पूछबा ना कहिला जब आप 11 में पढ़ा रहे तो पढ़बा ना किया तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ बताएंगे। चलो देखो ये भैया 1 है 3 है 2 है और किसी के वायुकोश में कितना रहता है 4। तो ऐसा माना जाता है कि जिस तत्व के वायुकोश में 1 इलेक्ट्रॉन आता है 2 आता है 3 आता है या 4 वो इलेक्ट्रॉन को देकर अपना क्या करता है अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता कोई तत्व अष्टक पूरा करने के लिए वह उसकी संयोजकता कहलाएगी। तो सर उसमें मतलब प्लस होगा ना हाँ प्लस होगा तो संयोजकता में प्लस माइनस नहीं लगता वो आयन के लिए प्लस माइनस लगता है। संयोजकता केवल संख्या लिखी जाती है संयोजकता में प्लस माइनस नहीं लगता। 8 से कर संख्या होता तो प्लस माइनस लिखते हैं आयन लिखते तो प्लस माइनस लिखते हैं। अगर वायुकोश में 5 है किसी के 6 है और किसी में कितना है 7 है तब वो त्यागेगा नहीं। अब समझो कि तुम्हारे पास 5 रुपया रहेगा कोई मांगेगा भैया तो हुआ देगा 2 रुपया फुट कर देता 5 रहेगा तो नहीं दोगे 5 रुपया और 5 रुपया मिला लेंगे तो राजू की यहाँ 1 प्लेट छोला खा लेंगे। आप फुल्की खा सकते हो। अब वही दूध 1 रुपया 2 रुपया फुटकर पैसा रहेगा चेंज तो कोई भी मांगेगा भिखारी या कोई भी दानी बनते फिर हो गया दमदानी है इसको ना दे दो। देखो 10 8 5 का नोट हो नहीं देंगे क्योंकि उसको इकट्ठा करके अधिक करके खाने का खर्चा करेंगे। वही काम यहाँ पर भी तत्व भी करते हैं। अगर किसी के पास उसमें 5 है या 6 आ गया जैसे ऑक्सीजन का 2,6 आ गया तब ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा
अभी कहेगा हमको इलेक्ट्रॉन क्या करिए चाहिए, तो कितना चाहिए इसको 3, या कितना लेगा 1 8 करने के लिए, या कितना लेगा 2। तो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है वही उसकी क्या कहलाती है, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन दे या जितना इलेक्ट्रॉन क्या करे ले, वह उस तत्व की वैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद उसमें 6 आ रहा है, 2,6, यानी अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना लेगा सर जी 2, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा यानी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। कुछ मामला समझ आया? अगर यहीं पर बात कर ले लल्ला की सर जी एफई है, एफई में बताइए, तो एफई क्या करेंगे 2, 8, 14, 2, बताओ कितनी हो जाएगी, वाई को उसमें 2 है मतलब देगा, और देखो तो वैलेंसी 2 होगी, 2 हो गया। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें सल्फर की तो 2, 8, 6, अब कितना हो जाएगा भैया सल्फर के लिए, एस में एन की वैल्यू 2, कोई दिक्कत है क्या? अब ये एल्यूमिनियम की बात कर ली जाएगी तो एल में एन की वैल्यू कितनी होगी 2, 8, 3, अब यह 3 देगा तो कितनी हो जाएगी लल्ला, कोई दिक्कत? तो वैलेंसी इस तत्व में ऐसे निकाली जाती है। अब आयन दे दिया यदि केस, किसी केस में मान लेते हैं आयन, कुछ नहीं करना है, जो मोल होगा ना, जो एन होगा आयन की संख्या के बराबर। अब जैसे दे दिया है एन पर प्लस, एन पर प्लस में एन की वैल्यू कितनी होगी, आयन की संख्या में बोल दिया ना, सीधा सीधा बराबर। अगर Mg पर 2 प्लस लिखा गया तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर लिखा गया सल्फर पर 2 माइनस, हाँ भैया वेनेडियम का, अरे निकाल कहाँ है अरे ठीक घबरा, पहले इसको कंप्लीट कर ले, तुम समझ सकते हैं कि पीछे आगे होकर पढ़ा है अभी 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन पर 3 माइनस, तो एन का मान कितना हो जाएगा 3। अगर ये बात कर ली जाए कि RH पर 7 प्लस है, कितना प्लस है 7 प्लस, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। मामला समझ में आ गया? तो यह मोल निकालने का तरीका था और तुल्यांकी भार निकालने का ये तरीका, अणु भार बटे के मोल। अणु भार हमने निकालना सिखा दिया कैसे निकाला जाएगा, परमाणु भारों को जोड़ोगे क्या पता चलेगा अणु भार, और अणु भार में इन संख्याओं से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो क्या पता चल जाएगा आपको तुल्यांकी बता दिए 1 मिनट मिटा दें, उतारोगे तब ना बताएंगे भैया।